हेलो स्टूडेंट, मैं रवि सर। हम लोग पिछले कक्षा में देख लिए थे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और उस पर एक क्वेश्चन भी दिए थे। आप उस क्वेश्चन को बनाए होंगे जिसका आंसर जो है हमारे पास आ रहा है 0.52 केजी मोल इनवर्स। समझ रहे आपको? ये इतना आया होगा आपको। समझ रहे आपको? जिनको नहीं आएगा वो पीडीएफ देख लेंगे, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा भाग इसका, जिसमें है डिप्रेशन इन, क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ रहे आपको? क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, पहले इसको समझिए। पहले फ्रीजिंग पॉइंट को समझिए। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? मान लीजिएगा हमारे पास क्या है कि एक लिक्विड पदार्थ है, ठीक है। और लिक्विड पदार्थ जो है, इस लिक्विड पदार्थ का वेपर प्रेशर जो है, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, इस लिक्विड का जब सॉलिड बनेगा, ठोस होगा, तो उसका वेपर प्रेशर और इस लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर बराबर होता है तो हम उसे बोलते हैं वो फ्रीजिंग पॉइंट है। क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है। तो पहले हेडिंग बना दें, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये है। तो अभी पहले हम बात कर रहे थे फ्रीजिंग पॉइंट पर। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, इस पर बात करें। देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट में बात करते हैं कि अगर हम अभी कहें आपको कि अगर एक लिक्विड पदार्थ है, देखिए लिक्विड और हम कहें कि इक्विलिब्रियम होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जैसे बर्फ है और पानी है, समझ रहे बात को? तो पानी बर्फ में चेंज हो रहा है, पानी बर्फ में चेंज हो रहा है। वो चेंज होगा एक तापमान पर, एक टेम्परेचर पर, और वो टेम्परेचर उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। वो जमने पर उसका हिमांक बिंदु, आप लोग हिमांक बिंदु, ऐसे ही हम पढ़े बचपन में कि वह बिंदु जिस पर कोई द्रव पदार्थ जमता है उसे हम बोलते हैं हिमांक बिंदु। समझ में आता है? लेकिन यहाँ तो बात को समझिए, अगर हमारे पास बर्फ है तो बर्फ का जो वेपर प्रेशर है, वास्तविकता है कि उसका वेपर बनता नहीं है, ठीक है। बर्फ है, ठोस हो गया, ठोस का वेपर नहीं होता है, तो उसका वेपर प्रेशर जो है और जो लिक्विड है वो लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर है, मतलब दोनों का इक्वल। वो वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर, जब दोनों का बराबर होता है, ठोस का लिक्विड का, तो फ्रीजिंग पॉइंट। समझ रहे बात को? अगर लिक्विड का गैस का तो बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। समझ रहे बात को? लिक्विड का और गैस का तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। अगर लिक्विड का, ठोस का, तो वो क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो तो वह टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। समझ रहे आपको? चलिए, अब ये बात को समझिए थोड़ा सा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? दूसरा हमारे पास है इसी में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमारा हेडिंग बनाते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
हम कहाँ पे हैं, फिर से बात को समझिए। अगर हमारे पास क्या है कि एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, प्योर क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट में ये पार्टिकल्स है, समझ रहे हो आप, केवल पार्टिकल्स है। अब ये क्या होगा कि ये इसका जो हमारे पास क्या है कि ये देखिए, और इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, जैसे इसमें हम डाल रहे हैं नॉन वोलेटाइल मतलब अवाष्पशील, इसको हम डाल दिए हैं, ये जो पेंट किए हैं वो क्या है, अवाष्पशील मटेरियल है। अब इसका जो वेपर प्रेशर था, ये देखिए इतना वेपर, ये सभी वेपर बन के उड़ रहा था। इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो। इसमें हमारे पास इसका देखिए, इसमें जो वेपर बनने वाली संख्या है इसमें कम है, क्या है, कम है, इसमें क्या है, अधिक है, समझिए थोड़ा सा। इसमें जो है वेपर बनने की संख्या जो है अधिक है, इसमें वेपर बनने की संख्या क्या हो गया, आपस कम हो गया, समझ रहे हो तो। अब वेपर बनने की संख्या कम हो गया, सॉलिड अभी का है, ठोस देखिए तो ठोस। अब ठोस जो है ये वेपर थोड़े बनता है, नहीं बनता, ये वेपर जब नहीं बनता है तो ये ठोस, ये वाला जो है इसका वेपर प्रेशर की बात करेंगे, इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर हमारे पास क्या होगा, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर जो हमारे पास है, इसका वेपर प्रेशर क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है। और इसका जो वेपर प्रेशर है ये इसमें जब हम डाले हैं, इसमें मतलब ये जो प्योर सॉल्वेंट है, अब जब हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को डाले थे, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो गया। अब वेपर प्रेशर कम होने की वजह से इसका जो हमारे पास है ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो गया, डिप्रेस हो गया, कम हो गया। रीजन क्या है कि कम से कम हो जाएगा, कम हुआ इसमें सॉलिड में कम ही करना है, सॉलिड में क्या करना है, कम से कम वेपर करना है, इसमें भी क्या हुआ, वेपर कम होने से कम हुआ, मतलब क्या था कि इससे इसका जो वेपर प्रेशर है कम हो गया, नहीं समझ में आपको, फिर से देखिए काम करें, हम कहें कि इसका जो वेपर प्रेशर है, इसमें जो सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर है जो बहुत ज्यादा उड़ रहा है, ठीक है। जब हम इसमें डाले नॉन वोलेटाइल सॉलिड को, इसको डाल दिए तो इसकी वेपर प्रेशर कम हो गया, मतलब इसकी उड़ने वाली संख्या है वो कम हो गया। तो जब इसकी उड़ने वाली संख्या कम हो गया तो मतलब क्या है कि ये एक, अगर ये सब इसमें सब के सब अगर ये ठोस हो जाता है, ये ऐसा भी सब हो जाता है, तो इस तरह से काम करता, वोलेटाइल भी नहीं करता, वो भी नहीं करता, तो मतलब इस ये ठोस की तरफ जा रहा था और ठोस के वेपर प्रेशर के बराबर करना था, तो मतलब क्या है कि अब ये जल्दी से क्या हो जाएगा, ये जो है अगर जितना ही से संख्या बढ़ाते हैं ये जल्दी जल्दी उतना ही क्या होगा, हमारे पास इसका वेपर प्रेशर कम होगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, चला जाएगा, समझ रहे बात को। तो इसलिए कहते हैं कि इस सॉल्वेंट के तुलना में बात की जाए, इस सॉल्वेंट के तुलना में इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, इसके तुलना में इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, समझ रहे बात को, क्योंकि ये ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, ज्यादा होगा तो उसको वो जल्दी से नहीं होगा, अगर ज्यादा उड़ रहा है तो वो फिर जल्दी से नहीं होगा, उसको कम उड़ना है, रीजन है आपको फिर से समझना है। देखिए अगर मान लीजिए भाप कोई बन रहा है, ठीक है, ठोस बनाना है तो अगर ये भाप है तो गैस बनेगा, अब इस गैस को पकड़ के एक जगह लाएंगे लिक्विड बनेगा, इस लिक्विड को और सटाएंगे तो क्या बनेगा, ठोस बनेगा, समझ रहे बात को। तो हमको क्या करना है कि भाप बनने से रोकना है इसको, तो भाप बनने से रोकना है तो जितना ही अधिक डालेंगे उतना ही कम भाप बनेगा, जब कम भाप बनेगा तो क्या होगा, कम से कम कम से कम क्या होगा हमारे पास, जल्दी जल्दी फ्रीजिंग पॉइंट जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी होगा ये जमने के काम चालू कर देगा, तो इस तरह से फॉर्म है। इसे नहीं कह रहा है कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को डालते हैं, ठीक है, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है डिप्रेस होता है, कम हो जाता है, घट जाता है, और इसी घटना को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, समझ रहे बात को, घटना, घट जाने की क्रिया, नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डालने से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है घट जाएगा, उसी क्रिया को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम लिखते
यहाँ पर लिखें जब सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है, तो उसका, तो देखिए उसका नहीं, तो बने सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। इस क्रिया को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट देखिए, इस मान लीजिए, ठीक है, क्या करते हैं, मानते हैं, ठीक है, समझिए, मान लीजिए यदि क्या है, प्योर सॉल्वेंट, हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट का अगर वेपर प्रेशर, इसको लिख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट जो है हमारे पास, क्या इसको लिखें, T0F लिखते हैं, क्या होगा, T0F है। और कहें कि यदि जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, वो कैसा है, इसको मान लेते हैं T0, TF कर देते हैं, TF। तो जो यहाँ पे डिप्रेशन होगा वो कितना होगा, डिप्रेशन होगा, इसको आप लोग काटते दिखाइएगा, ठीक है, जो आप लोगों को डिप्रेशन होगा वो कितना होगा, लिखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, डेल्टा, इसको TF से नोट करते हैं, इसको लिख सकते हैं, हम कह रहे हैं, देखिए सॉल्वेंट का सॉल्वेंट का जो हमारे पास है वो फ्रीजिंग पॉइंट अधिक है और सॉल्यूशन का है कम है। यहाँ पर लिखते हैं T0F माइनस TF, ये फॉर्मूला है, समझ रहे बात को। अब आगे बात को समझिए, थोड़ा सा इसको ग्राफ से समझिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए इसका ग्राफ। देखिए इससे ग्राफ आएगा, देखिए हम यहाँ पता करते हैं, यहाँ पर इसको लिख दे ग्राफ, यहाँ से लंबा लाइन ले लीजिए, हो गया, लंबा लाइन ले लीजिए। हम क्या करें, देखिए जो भी बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट वो वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है, तो हम इस वाले पर लेते हैं VAPOQR, उसके बाद यहाँ पर लिख दें हम प्रेशर। चलिए हो गया। अब बात को समझिए, इधर का लिख दें ई तक टेम्परेचर रहेगा, ई तक है, क्योंकि हमको फ्रीजिंग पॉइंट बात कर रहे हैं और फ्रीजिंग पॉइंट किसमें रहेगा, वो टेम्परेचर। अब देखिए मान लीजिए कि ये जो है, ये ग्राफ खींचे हैं, ये सॉल्यूशन है, सॉरी सॉल्वेंट है, क्या करते हैं इसको, सॉल्वेंट मान लीजिए। बहुत ही अच्छा से आप लोग लाइन खींचेगा, पहले ही वाला फॉर्म में है, ठीक है, ये क्या है, ये जो है सॉल्वेंट के लिए है, और जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को डालते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। पिछले वीडियो में तो जो सॉल्यूशन बनाए तो सॉल्यूशन के टेम्परेचर क्या ई है, देखिए तो
इसको थोड़ा बढ़िया बना रहे हो, बहुत अच्छा बना है। देखिए हाइपर प्रेशर पहले तो जो था इस पॉइंट पर इस टेम्परेचर पर इतना था हमारे पास, और लेकिन जब सॉल्यूशन बना इसमें होने लगा इसका हाइपर प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया। अब यहाँ पर है, ये यहाँ पर था, यहाँ पे तो इतना कम हो गया। समझ रहे हैं आपको? देखिए लेकिन सॉलिड फेज के लिए जो हमारे पास है ये इस तरह से, हाँ ये सॉल्यूशन के लिए, और ये जो था इसके लिए है सॉलिड फेज के लिए। सॉलिड फेज मतलब ये जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट का यहाँ पर सॉलिड फेज है, सॉल्यूशन का यहाँ पर सॉलिड फेज है। समझ रहे हो आपको? ये सॉलिड फेज के लिए, तो ये इंडिकेट किया। तो देखिए ये पॉइंट पर, इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर ये इसका जो है T0 एक है, प्योर सॉल्वेंट इस वाले पॉइंट पर वो जो लिक्विड था वो ठोस बन जाएगा। और ये सॉल्यूशन जब है, जब सॉल्यूशन बना लेते हैं उसमें नॉन वोलेटाइल को सॉल्व करा लेते हैं, तो यही वाला जो सॉल्यूशन है इस पॉइंट पर ठोस बनेगा। तो इसको लिखते हैं T1। समझ रहे बात को? तो यही का है कि जो ये चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। शायद आप लोगों को ग्राफ से समझ में आया होगा ये कैसा है। समझ रहे बात को? ग्राफ उतारिएगा। तो चलिए अब इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास ये जो है किस पर निर्भर करता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस पर निर्भर किया। तो एक बात आपको बता रहे हैं कि देखिए ये जो है सॉल्यूशन बना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाले हैं तब, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाले तो सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्यूशन जो बनेगा उसका कंसंट्रेशन होगा, उसमें संख्या बढ़ा रहे हैं तो उसकी मोलालिटी पर निर्भर करता है। जस्ट लाइक सेम टू सेम पिछले वीडियो वाला जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वैसे ही है। हम इसको पहले मिटा दे, आप लोग देख लीजिए ग्राफ को देख लीजिए, उतार लीजिए ताकि फटाफट इसको होता करें साफ कर दें। चलिए इसको साफ कर हो गया, इसको भी मिटा दें। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को उसमें क्या लिखते हैं यहाँ पे, मोलालिटी। ठीक है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल होता है। समझ रहे बात को? मतलब ये हमारे पास जो है डेल्टा टीएफ जो है वो प्रोपोर्शनल कहा जाएगा, मोलालिटी हो जाएगा, मोलालिटी। और तो यहाँ पे डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल के साथ है, यहाँ पे बराबर देंगे, यहाँ पे केएफ कांस्टेंट लेंगे। ये स्पेसिफिक कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं क्रेस्कोपिक कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं फ्रीजिंग मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, जिसको भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, मोलालिटी। समझ रहे बात को? इसको ऐसे घेर दे रहे हैं। वेयर लिखेंगे, वेयर क्या है यहाँ पे, kf जो है, kf एक कांस्टेंट है। क्या है? kf कांस्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेस्कोपिक कांस्टेंट, जिसे क्रेस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। इसको आगे फिर डिफाइन कर देंगे, ठीक है, क्रेस्कोपिक कांस्टेंट क्या है। ऐसे भी आप लोग यहाँ पे ये रखिए या इसके बराबर होता है। बार बता रहे हैं कि जो छोटा मोटा होता है वो स्पेसिफिक कांस्टेंट होता है, वो हर एक मटेरियल के बाद बदल जाता है। ये जो कांस्टेंट है के जो है वो मटेरियल पर निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थ लेंगे तो उसका के का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ रहे बात को?
हम इसको पहले साफ कर दें। आप लोग देख लीजिएगा। अब आपको अगर दिया गया है इसी में कि अगर कोई जो सॉल्यूट को डाल रहे हैं जो अघुलनशील है तो उसका मोलर मास पूछ देगा कि है क्या, किस पदार्थ को डाला गया है, कुछ अमाउंट देकर। तो उसके लिए आप मोलर मास कैसे निकलेगा या कितना डालने पर कितना कम हो रहा है, कितना बेसी हो रहा है, तो उसके लिए एक फॉर्म है। तो इसको हम लिखें यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता दिए हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूला को वास्तव हल करना है। जैसे देखिए डेल्टा टी एफ बराबर जो है, इसको थोड़ा सा ठीक ठाक कीजिए आप लोग। डेल्टा टी एफ बराबर का लिखे हैं, देखिए के एफ गुना का लिखे यहाँ पे मोलालिटी। अब मोलालिटी के लिए बताया था तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अब बता में क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ के लिए हम यहाँ पर लिखे के एफ गुने मोलालिटी, मोल पर केजी, मोलालिटी देखिए मोलालिटी लाल लाल बोला मतलब मोल पर केजी, मोलालिटी रीटी तो वहां पर वॉल्यूम, मोल पर वॉल्यूम। समझ रहे बात को। यहाँ पर लिट्टी है, लिट्टी चोखा वाला बात है। लिट्टी तो बस वेट रख देना है। अगर रीटी में वॉल्यूम रखना है। चलिए आप रखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल किसका लिखा था, सॉल्यूट के लिए। तो देखते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट और बॉटम का कहें वेट कहें ऑफ सॉल्यूट। याद रखें इसको केजी में रखना है, ठीक है। डेल्टा टी एफ, अब आप समझिए यहाँ पर क्या है कि मोल के लिए क्या होता है, दिया गया भार, दिया गया भार W बटा इसका मोलर मास क्या है, इसको ये लिखे और गुना में इसके लिए बड़ा W लिख रहे हैं, ठीक है। ये छोटा W सॉल्यूट के लिए है, बड़ा W सॉल्वेंट के लिए है। अगर इसको हम केजी में रख देते हैं, ठीक, अगर उसको हम ग्राम में चेंज करना चाहते हैं, इसको ग्राम में चेंज कर देते हैं, ऊपर करेंगे एक से गुना कर देंगे। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, के एफ गुना W गुना 1000 और बटा में क्या लिखे M गुना ये, यहाँ पर W लिखिए, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, ये वाला ग्राम। समझ रहे बात को। ये रहा। अब कौन कौन क्या क्या है इसको थोड़ा सा आपको दिख रहे कि कौन कौन क्या है, नहीं तो आपको भी कंफ्यूज रहेगा कि कौन है क्या। चलिए इसको थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर लिख रहे हैं देखिए जवाहर, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ वे आप लिख रहे हैं। जो छोटा वाला W है वो क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, और छोटा वाला M जो है यही तो है मोलर मास किसका, सॉल्यूट के लिए। और ये जो हमारे पास है बड़ा वाला जो W है वो क्या है, वो सॉल्वेंट के लिए। कितना घोलो लोगे, समझ में आता है आपके, बड़का W जो है वो क्या है, बड़का W जब हमें घोल जाता है, जैसे पानी का दिया गया भाग होगा। छोटा वाला जो W है चीनी घोला है या नमक डाल दिया है, कौची डाला है, जो वेपर नहीं बनेगा, ठोस या बालू डाल दिया है, का डाल दिया है, यूरिया डाल दिया है, कौची डाल दिया है, इस सब कुछ छोटा W हो रहा है। समझ रहे हैं आपको। चलिए यहाँ पर आपको लिख दिए, ये समझ रहे हैं TF क्या है, डेल्टा TF क्या है। डेल्टा TF जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है और TF जो है वो क्रैस्कोपिक कांस्टेंट है। तो हम TF को उस पर डिफाइन कर दें कि TF क्या है। कभी 2 नंबर में पूछ देता है कि आप बताइए कि क्रैस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, तो हम पहले इसको साफ करेंगे तब बताएंगे। तो साफ कर दे इसको।
दिए फटाफट करके। अब आगे बात किया जाए। देखिए कभी क्वेश्चन के रूप में पूछ देता है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है? तो अब समझिए थोड़ा सा आंसर में क्या करना है। अभी हमको बताएं कि डेल्टा T1 जो है वो बराबर है K1 गुना मोलालिटी के। अगर हम कहें कि मोलालिटी का मान 1 कर देते हैं, अगर हमारे पास 1 मोलल आ गया तो क्या हो जाएगा, खाली वाला दोनों बराबर हो जाएगा। तो T1 की डेल्टा T1 कब, जब भाई वाला 1 रहेगा तब। मतलब आप 1 मोल लेते हैं 1 केजी पानी में, अगर 1 केजी पानी में अगर आप 1 मोल लिए हैं तो जितना आपका जो डिप्रेस होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट, वही आपका क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट होगा। समझ रहे बात को? यहाँ पर लिख रहे हैं 1 मोल मास द्वारा, ठीक है, 1 मोल मास द्वारा जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसे माइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, उसे माइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। बात को समझ में आएगा आपको? माइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। चलिए एक बार इसको यूनिट देख लें, पूछता है इसका यूनिट के लिए। देखिए इसका यूनिट बता रहा है आपको। देखिए इसके लिए क्या होता है, हम लोग को K का मान लिखना है, K लिखना होगा। K बराबर क्या देगा, भाई वाला दे जाएगा बाटा में, तो हो जाएगा डेल्टा T1 का बाटा में क्या हो जाएगा हमारे पास, मोलालिटी। समझ रहे बात को? तो हाई जो है टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के लिए केल्विन लिखेंगे। हाई मोलालिटी है तो क्या होता है इसके लिए, मोल। अभी आपको बताया था पर केजी होता है, इसका नहीं होता है। तो हाई वाला पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो के वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो वाला गुना आएगा, केजी में जाएगा, भाई नीचे ही रहेगा, तो नीचे को उसको ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे या फिर इसे बाकी से लिखना है ऐसे। समझ रहे आपको? इसको लिख सकते हैं यूनिट ऑफ के बराबर क्या लिखें, के केल्विन केजी। मोल इनवर्स को लिखता है या फिर इसको ऐसे बटा में केजी करते हैं, यहाँ पे केजी बटा मोल लिख देगा। ये आपका यूनिट है। समझ रहे बात को? चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं और आप लोग इसको बनाइएगा, ठीक है। और जिन बच्चों को नहीं बनेगा, ठीक है, जिकरा ना बनी नीचे डिस्क्रिप्शन में बतैले वाली वीडियो में वैसे ही जाई, अगला के बाद वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। समझ में आ रहा है? जेकरा से ना बने, पहले बनई हो ना बनी तो पीडीएफ देखी हो, इना के पहले ही पीडीएफ को देख लीजिए, तो फिर तो बनावले रहेगा जी। अपना से मुझे बना के तब वो में आंसर ही चेक कर लूंगा। एकरो के जो पिछला वीडियो में तरह क्वेश्चन दे रही ओकरो बनावल कहा पीडीएफ जाए। समझ में बात है? जैसे क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन का जवाब 240 ग्राम, ठीक है, 240 ग्राम जल में 80 ग्राम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, 0.5
ऐसे सॉल्यूशन का आ गया है तो फ्रीजिंग पॉइंट आसान कर दो इसको 0.16 डिग्री से डिप्रेस हो जाता है, मतलब घट जाता है, समझ रहे हैं, डिप्रेस हो जाता है। तो सॉलिड का मोलर मास क्या होगा, मोलर मास क्या होगा, समझ रहे बात को। यहाँ पर केएफ का मान दे दिया गया है 1.8 ठीक है, केल्विन केजी मोल इनवर्स। यहाँ पर मान जो है केएफ का दिया गया है, आपको इसका आंसर करना होगा। ऐसे भी इसको नहीं बनेगा, आप बार बता रहे कि पीडीएफ में नीचे रहेगा, पहले आप बनाइएगा इसको, अब नहीं बनेगा तब उस पीडीएफ को देखिएगा, समझ रहे बात को। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए थैंक यू।